आज मैं आपको फ़्लाइट 571 मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। इस घटना में होता क्या है कि प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स रहते हैं और ये प्लेन टेक ऑफ करती है साउथ अमेरिका की यूरुग्वाई देश से, जिसे जाना रहता है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में। प्लेन में बैठे हुए रग्बी प्लेयर्स और उनकी फैमिली जा रही थी उनका मैच देखने के लिए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस घटना को डिटेल में। 12 अक्टूबर 1972 में एक छोटा सा प्लेन 45 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था सैंटियागो। ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बस इसे 3 घंटे पहुंचने में लगते। ये प्लेन साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ता चला जा रहा था। एंडीज़ माउंटेन रेंज पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है। दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देंगे और यही पहाड़ खतरा बन जाते हैं। पैसेंजर्स के लिए उस दिन पहाड़ों में बहुत ज़ोरदार तूफ़ान आया हुआ था, जिसके वजह से पायलट को सामने देखने में बहुत मुश्किल हो जाता है। पायलट डिसाइड करते हैं कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं, आज के लिए प्लेन को यहीं लैंड करा दिया जाए और नेक्स्ट डे से हम टेक ऑफ करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोज़ा शहर में वो प्लेन को लैंड करा देते हैं रात के समय। अगले दिन दोपहर 13 अक्टूबर 2:18 में प्लेन को वापस से टेक ऑफ किया जाता है। पायलट भी देखते हैं वेदर क्लियर रहता है। अब सब सोचते हैं सफ़र अच्छे से कटने वाला है, वो लोग सैंटियागो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसा वो लोग सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी भी प्लेन एंडीज़ माउंटेन रेंज को पार नहीं कर पाया था। ये माउंटेन रेंज इतना बड़ा है कि दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे थे। 3:21 दोपहर के समय धीरे धीरे पायलट प्लेन को नीचे की ओर करते हैं, क्योंकि सैंटियागो करीब आता जा रहा था। नीचे उतरने के समय प्लेन बहुत ज़ोर से हिलने लगता है। पायलट परेशान होकर जल्द से जल्द सामने देखने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ प्लेन से टकरा तो नहीं गई, लेकिन प्लेन के चारों तरफ बादल ही बादल थे। उन्हें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से प्लेन में ज़ोरदार तरीके से वार्निंग अलार्म बजने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। रग्बी टीम्स की फैमिली घबराने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। जब रग्बी टीम का एक बंदा प्लेन की विंडो से बाहर देखने की कोशिश करता है, तब उसे दिखाई देता है अब जो बादल है वो धीरे धीरे हटने लग रहे थे और जो प्लेन है वो पहाड़ के बहुत करीब आ चुका है। पायलट घबराकर प्लेन को ऊपर की ओर पुल करते हैं बड़ी तेज़ी से कि वो प्लेन को ऊपर से निकाल लें, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का जो पिछला हिस्सा है वो पहाड़ से टकराकर टूट जाता है ऊपर जाते वक्त। प्लेन के पीछे 2 पैसेंजर सीट के साथ ही उड़ जाते हैं और बाकी के पैसेंजर ये देखकर डर रहे थे कि वो भी उनके साथ ना उड़ जाएं। कुछ देर तक प्लेन ऊपर की ओर जाते रहता है, उसके बाद अचानक से ये नीचे की ओर गिरने लग जाता है। नीचे जाते जाते वापस से एक और टकराव होता है, जिसकी वजह से प्लेन का लेफ़्ट विंग टूट जाता है। अब बस प्लेन का फ्रंट हिस्सा रह जाता है, जो जाकर सीधे नीचे ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर की स्पीड से ग्लेशियर में घिसते रहता है और 700 मीटर नीचे जाकर फाइनली क्रैश कर जाता है। प्लेन का कॉकपिट पूरे तरह से क्रश्ड हो जाता है और साथ ही साथ 2 पायलट मारे जाते हैं। प्लेन अब अनजान एंडीज़ पहाड़ों में 3570 मीटर नीचे क्रैश पड़ा रहता है। सोचने की बात यह है कि टोटल 45 पैसेंजर्स में से 33 पैसेंजर्स सरवाइव कर जाते हैं जैसे तैसे। उनमें से बहुत लोग इंजर्ड होते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि वो लोग कहां आकर फंसे हुए हैं। प्लेन अब भी अपने डेस्टिनेशन से 80 किलोमीटर दूर है। इस प्लेन में ऐसे 2 सर्वाइवर्स थे जिन्हें ज़्यादा चोटें नहीं पहुंची थी। पहले वाले का नाम रोबर्टो कैनेसा, जो कि 19 साल के थे, और दूसरे वाले का नाम गुस्तावो ज़र्बिनो, जो 20 साल के थे। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स थे। ये लोग जल्द से जल्द उठकर देखते हैं कि और लोग किस हालत में हैं। उनमें से 23 साल का पैसेंजर फर्नांडो पाराडो क्रैश होने के वजह से कोमा में चला जाता है, लेकिन ये दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इंजर्ड पैसेंजर्स को बचा लें। प्लेन के क्रैश होने के करीब 1 घंटे बाद चिली एयर रिसर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। 4 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए।
शाम से रात हो चुका था, लेकिन उन्हें फ़्लाइट 571 का कोई अता पता नहीं मिलता। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। इन बर्फीले पहाड़ों में प्लेन का मिलना मानो इम्पॉसिबल सा हो गया था। 13 अक्टूबर की रात, बचे हुए पैसेंजर्स अब यही सोचते रहते हैं कि जैसे भी करके आज की रात कटा देते हैं, कल सुबह तक तो हम रेस्क्यू हो ही जाएंगे। रात में ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके चलते 5 इंजर्ड लोग मारे जाते हैं। 33 पैसेंजर्स में से अब 28 पैसेंजर्स बचते हैं और वो लोग भी अब ठंड से बचने के लिए अपने अपने सूटकेस और प्लेन की सीट को लेकर पूरे प्लेन को ढक देते हैं, जिससे प्लेन के अंदर हवा ना आ सके। अगले दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली, यूरुग्वाई के देश से 11 हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस से। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज़ किया था, उस एरिया में प्लेन क्रैश पड़ा रहता है। वो फिर भी उस प्लेन को नहीं खोज पा रहे थे। पैसेंजर्स कोशिश करते हैं प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने के लिए, लेकिन उनके पास जो लिपस्टिक रहता है वो बहुत कम रहता है। उसके बाद वो बहुत सारे सूटकेस बर्फ़ के ऊपर रख के क्रॉस साइन बनाते हैं कि ऊपर जो रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं उन्हें ये क्रॉस साइन दिखाई दे जाए, बट उससे भी कुछ काम नहीं आता। ऐसे करते करते वो दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन 15 अक्टूबर, अब उनके पास धीरे धीरे खाना और पानी ख़त्म होने लगता है। खाने में उनके पास 8 चॉकलेट बार, 3 जैम के डब्बे, कैंडीज़ और कुछ डेट्स रहते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं। 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो कोमा से बाहर आते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है, वो देखते हैं कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड है। फर्नांडो पराडो बहुत कोशिश करते हैं अपनी बहन को बचाने के लिए, उसे थोड़ा खाना और पानी देते हैं, लेकिन 8 दिन बाद वो भी मारी जाती है अपने इंजरी के कारण। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू एंड सर्च सर्विस अब हार मान जाते हैं। उन्हें वो क्रैश साइट नहीं मिल रहा था और वो ये सोचते हैं कि इतने दिन बाद कोई बचा नहीं होगा, इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिशियली बंद हो जाता है, जो कि पैसेंजर्स लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। 11 दिन बाद इन लोगों के पास खाना और पानी ख़त्म हो जाता है। ये भूख के मारे छटपटाने लगते हैं और ज़िंदा रहने के लिए ये अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों की मीट खाने लग जाते हैं। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद रात के समय प्लेन के अंदर इंजर्ड पैसेंजर्स ठंड के मारे सुकड़ रहे थे। अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ आता है। पता चलता है अचानक से एक एवलांच आ गया है। बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा पहाड़ से नीचे की ओर गिरता है, जिससे बर्फ़ प्लेन के अंदर घुस जाता है और 8 लोग सांस न ले पाने के कारण मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। पराडो को एक मेटल मिलता है जिसके मदद से वो होल बनाते हैं वेंटिलेशन के लिए। 3 दिन तक लगातार बर्फ़ हटाते हटाते वो सरफेस तक जैसे तैसे पहुंच जाते हैं और उन्हें ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि कोई उन्हें बचाने आने वाला नहीं है। कैनेसा, पराडो एंड विजिंटिन ये और लोगों के मुताबिक मजबूत थे, इसलिए सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को सबसे ज़्यादा खाना और मोटे कपड़े दिए जाएंगे, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे पैदल बाहर जाकर मदद मांगने के लिए। इन लोगों के लिए सबसे पहला काम डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाना था। ये डिसाइड करते हैं अगर हम वेस्ट की तरफ लगातार बढ़ते रहें तो हम चिली देश के कुछ कंट्री साइड पहुँच जाएंगे, लेकिन आगे जाकर इनका अंदाज़ा बिल्कुल ही गलत निकलता है। 11 दिसंबर क्रैश के 59 दिन बाद क्रैश साइट में एक और एवलांच आता है, जिससे 3 लोग और मारे जाते हैं। बचते हैं सिर्फ 16। कैनेसा, पराडो एंड विजिंटिन लगातार 3 दिन तक पैदल चलते रहते हैं और उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो गलत रास्ते जा रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ उन्हें बर्फ़ के पहाड़ नज़र आते हैं और उनके पास जो 3 दिन तक का खाना था वो भी ख़त्म होते जा रहा था। विजिंटिन डिसाइड करता है कि वो क्रैश साइट वापस चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग आगे बढ़ेंगे। 15 दिसंबर विजिंटिन अब वापस क्रैश साइट जाने का रास्ता चुन लेता है। पराडो एंड कैनेसा ये लोग लगातार पहाड़ चढ़ते रहते हैं और जब ये पहाड़ के टॉप में पहुंचते हैं तब इन्हें कुछ दूर में पहाड़ दिखाई देती है जिनमें बर्फ़ नहीं रहती। वो उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं। 2 से 3 दिन लगातार चलते चलते इन्हें एक नदी दिखाई देती है और वो उस नदी को फॉलो करते हैं। कुछ देर बाद
नदी के उस पार घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। पराडो एंड कैनेसा चिल्ला चिल्ला कर हेल्प के लिए पुकारते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज़्यादा होता है कि उनके पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। मगर बाई चांस एक इंसान पराडो और कैनेसा को देख लेता है और बोलता है टुमारो। वो ये कहता है कि कल मैं दोबारा आऊँगा। अगले दिन वो आदमी दोबारा आता है पेपर और पेन लेकर। पेपर और पेन को वो एक पत्थर के ऊपर रख कर मोड़ देता है और उसे रस्सी से बांधकर नदी के उस पार फेंक देता है। पराडो पेपर और पेन उठाकर उस पेपर में स्पेनिश भाषा में लिखते हैं, मैं यूरुग्वाय देश से आया हूँ। हमारा जो प्लेन है वो पहाड़ों में क्रैश पड़ा हुआ है। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन के क्रैश साइट पर हैं। हमें जल्द से जल्द मदद चाहिए। उसके दूसरे तरफ उन्हें ये संदेश मिल जाता है और वो उसे पढ़कर सिर हिलाकर बोलते हैं, मुझे समझ आ गया। वो 3 लोग घोड़े पर बैठते हैं और लगातार 10 घंटे तक वो वेस्ट की ओर बढ़ते हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर जाते जाते आखिर में वो शहर पहुंच जाते हैं और ये खबर आर्मी के कमांड को बताई जाती है, जो सैंटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर में बताए जाते हैं। चिली देश से 3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं और पराडो एंड कैनेसा से क्रैश साइट के बारे में पूछते हैं। पराडो अपने साथ पायलट की फ़्लाइट चार्ट लेकर आए थे, जिसकी वजह से उन्हें क्रैश साइट को खोजने में आसानी हो। वो दोनों उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वो उन लोगों की मदद से 22 दिसंबर 1972 70 दिन बाद फाइनली क्रैश साइट को खोज लेते हैं और टोटल 16 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। सब बहुत खुश थे। बीच में तो वो होप छोड़ देते हैं कि उन्हें कोई बचाने आएगा, लेकिन आखिर में वो लोग रेस्क्यू हो ही जाते हैं। सच में ये कहानी बहुत दिल दहला देने वाली थी। तो कैसा लगा आपको फ़्लाइट 571 के मिस्ट्री के बारे में? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।